विनाश खाड़ी की ओर बढ़ते हुए हवा में नमक और सड़न की गंध घुलने लगी थी। यह वो जगह थी जहां समुद्र की गहराई और पाताल का अंधेरा आपस में मिलते थे। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 26, विनाश खाड़ी और जलीय अग्नि, द गल्फ ऑफ डिस्ट्रक्शन। आर्यन, ज़ारा और समीर किनारे पर खड़े थे। उनके सामने एक विशाल काला समुद्र फैला हुआ था, जिसकी लहरें किसी खूंखार जानवर की तरह किनारे के पत्थरों से टकरा रही थीं। हमें इस समुद्र को पार करना होगा, ज़ारा ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। लेकिन यहाँ नावें नहीं चलतीं। यहाँ की लहरें लकड़ी और लोहे को मिनटों में गला देती हैं। समीर ने पानी में एक पत्थर फेंका, जो सतह को छूते ही खौलने लगा और काला पड़ गया। यह पानी नहीं, ये तो जहर है। तभी बुढ़िया द्वारा दिया गया काला पत्थर आर्यन की जेब में चमकने लगा। अचानक पानी के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी। वो एक अस्थिपोत बोनशिप था, जो प्राचीन समुद्री जीवों के कंकालों से बना था और नीली रोशनी से घिरा हुआ था। लगता है हमारा रास्ता तैयार है, आर्यन ने कहा। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, वह अपने आप गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे बीच समुद्र में पहुंचे, पानी के नीचे से भयानक गूंज सुनाई देने लगी। अचानक हजारों की संख्या में जल पिशाच, सी गूल्स जहाज की हड्डियों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। आर्यन, तुम्हारी आग यहाँ काम नहीं करेगी। धुआं हमें ही दम घुटने पर मजबूर कर देगा, समीर चिल्लाया और अपनी राख की ढाल बनाने लगा। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसने महसूस किया कि यहाँ की नमी उसकी लपटों को दबा रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और पवन मुद्रा की ऊर्जा को नीली अग्नि के साथ गहराई से जोड़ा। अगर आग बाहर नहीं जल सकती तो मैं इसे पानी के भीतर भेजूंगा। आर्यन ने अपनी तलवार जहाज के फर्श पर नहीं, बल्कि सीधे समुद्र के काले पानी में उतार दी। अग्नि प्रवाह, जलीय विस्फोट, फायर फ्लो, एक्वाटिक बर्स्ट। उसने अपनी ऊर्जा को लपटों के रूप में नहीं, बल्कि अल्ट्रासोनिक हीट वेव, हाई फ्रीक्वेंसी हीट के रूप में छोड़ा। पानी के भीतर एक नीला उजाला हुआ। सतह पर आग नहीं दिखी, लेकिन पानी का तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि जल पिशाच अंदर ही उबलने लगे। पानी के भीतर से उठते बुलबुलों और गर्मी ने उन राक्षसों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर, वर्लपूल बनने लगा, और उसके केंद्र से एक विशाल समुद्री नाग, सी सर्पेंट, बाहर निकला, जिसकी आंखें सम्राट की तरह लाल थीं। तुमने मेरी लहरों को गर्म करने की हिम्मत की? नाग की आवाज़ पानी के नीचे से गूंजती हुई आई। आर्यन ने ज़ारा की ओर देखा। ज़ारा, इसके सिर को निशाना बनाओ। समीर, जहाज को टूटने से बचाओ। यह नाग ही छायालोक का द्वारपाल है। विनाश खाड़ी के बीचों बीच वो समुद्री नाग किसी जीवित पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी फुफकार से समुद्र का जहरीला पानी हवा में फुहार बनकर उड़ रहा था, जिससे जहाज की हड्डियां गलने लगी थीं। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 27, प्लाज्मा का उदय और छायाद्वार। आर्यन, यह साधारण जीव नहीं है। इसके कवच पर पानी और आग का कोई असर नहीं हो रहा, समीर चिल्लाया, जबकि वो अपनी राख की शक्ति से जहाज के टूटते हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। नाग ने अपनी विशाल पूंछ से पानी पर प्रहार किया, जिससे उठी एक विशाल लहर जहाज को पलटने ही वाली थी। ज़ारा ने अपने बाणों से उसकी आंखों पर निशाना साधा, लेकिन नाग ने अपनी पलकें झपकाकर उन बाणों को तिनके की तरह तोड़ दिया। आर्यन ने महसूस किया कि पानी के इस दबाव में उसकी नीली आग अपनी पूरी शक्ति खो रही है। पवन मुद्रा उसे गति तो दे रही थी, लेकिन उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो पानी के प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को चीर सके। अगर आग और हवा मिलकर गर्मी पैदा करती हैं, तो घर्षण, फ्रिक्शन से क्या पैदा होगा? आर्यन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने अपनी तलवार ज्वालामुख को म्यान में वापस डाला और अपने दोनों हाथों को करीब लाया। उसने नीली आग को एक छोटे से बिंदु पर इतना तेजी से घुमाया कि हवा के अणु आपस में टकराकर बिजली पैदा करने लगे। नीली आग अब सफ़ेद नीली चमक में बदल रही थी, जो स्थिर नहीं थी, बल्कि तेजी से कड़क रही थी। अग्निकला, नील वज्र, फायर आर्ट, ब्लू प्लाज्मा। आर्यन के हाथों से निकलने वाली ऊर्जा अब आग नहीं, बल्कि प्लाज्मा थी, पदार्थ की वो चौथी अवस्था जो सूरज के अंदर पाई जाती है। जैसे ही समुद्री नाग अपना मुंह खोलकर उन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ा, आर्यन ने प्लाज्मा की वो कड़कती हुई गेंद सीधे उसके गले में फेंक दी। कड़क, धूम, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे समुद्र को हिला दिया। प्लाज्मा ने नाग के अंदरूनी हिस्से को एक झटके में भाप बना दिया। वह विशाल जीव दर्द से तड़पा और धीरे धीरे समुद्र की गहराई में समा गया। उसके जाते ही समुद्र के बीचों बीच एक विशाल काला द्वार दिखने लगा, जिस पर प्राचीन लिपियों में छायालोक लिखा था। द्वार खुल रहा है, ज़ारा ने हांफते हुए कहा। लेकिन जैसे ही जहाज उस द्वार के करीब पहुंचा, द्वार से हजारों काली जंजीरें बाहर निकलीं और उन्होंने जहाज को जकड़ लिया।
स्वागत है आर्यन। द्वार के भीतर से एक ठंडी और रूह कपा देने वाली आवाज आई। अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। आर्यन ने जंजीरों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। आत्मा तो मैं सम्राट की निकालूंगा। ज़ारा, समीर, तैयार हो जाओ, हम नर्क में कदम रख रहे हैं। जहाज अंधेरे द्वार के अंदर खिंचता चला गया और विनाश खाड़ी का पानी पीछे छूट गया। द्वार पार करते ही सब कुछ बदल गया। हवा में ऑक्सीजन की जगह राख का स्वाद था और आसमान में सूरज नहीं बल्कि एक विशाल काला सूरज ब्लैक सन चमक रहा था, जो रोशनी देने के बजाय उसे सोख रहा था। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 28। छायालोक का सन्नाटा, द साइलेंस ऑफ द शैडो रेल्म। जहाज एक सूखी और काली जमीन पर आकर रुका। यहाँ न पानी था, न हरियाली, सिर्फ दूर दूर तक फैले हुए हड्डियों के पहाड़ और काली धुंध थी। तो ये है छायालोक, समीर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी भूरी आग यहाँ बहुत धीमी जल रही थी। यहाँ की हवा ही हमारी ऊर्जा को चूस रही है। ज़ारा ने अपने चांदी के धनुष को तैयार रखा। सावधान रहो, यहाँ की दीवारें और जमीन भी सम्राट की जासूस हैं। जैसे ही वे जहाज से नीचे उतरे, उनके सामने 7 विशाल काली मीनारें टावर्स दिखाई दी, जो आसमान को छू रही थीं। हर मीनार से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वे मीनारें क्या हैं? आर्यन ने पूछा। तभी जमीन के अंदर से एक साया उभरा। वो कोई रक्षक नहीं, बल्कि एक बूढ़ा कैदी था जिसकी आंखें सिली हुई थीं। वे अंधेरे के 7 सेनापतियों के ठिकाने हैं बालक। तुम्हारी माँ को सबसे ऊंची और आखिरी मीनार, शून्य मीनार, द वॉइड टावर में रखा गया है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले 6 सेनापतियों के खून से गुजरना होगा। अचानक पहली मीनार से एक जोरदार गूंज सुनाई दी। मीनार का दरवाज़ा खुला और एक योद्धा बाहर निकला, जिसका शरीर पूरी तरह से लोहे की जंजीरों से लिपटा हुआ था। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ा था, जिस पर ताज़ा खून लगा था। यह प्रथम सेनापति लोहक्रूर, द आयरन बुचर था। एक और अग्निवंश का चूहा जाल में फंस गया। लोहक्रूर ने अपनी भारी आवाज में कहा, सम्राट ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारा सिर काटकर मीनार के द्वार पर लटका दूं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसीं। उसके शरीर पर मौजूद सूर्य कवच अब धीरे धीरे चमकने लगा था, जैसे वो इस अंधेरे को चुनौती दे रहा हो। समीर, ज़ारा, तुम दोनों पीछे हटो। यह मुकाबला मेरा है। आर्यन ने अपनी तलवार ज्वालामुख निकाली। उसकी आंखों में अब वो नीला प्लाज्मा चमक रहा था जो उसने समुद्र में हासिल किया था। लोहक्रूर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी जंजीरें सांप की तरह हवा में लहराईं और आर्यन को जकड़ने की कोशिश करने लगीं। आर्यन ने अग्नि गति का इस्तेमाल किया, लेकिन जंजीरें उसकी गति को पड़ रही थीं। धाक! एक जंजीर आर्यन के कंधे पर लगी और उसके सूर्य कवच पर एक गहरी खरोंच आ गई। आर्यन ने महसूस किया कि ये लोहा साधारण नहीं है, इसमें ऊर्जा सोखने वाला पत्थर मिला हुआ है। तुम्हारी आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोहक्रूर हंसा। आर्यन मुस्कुराया। मेरी आग नहीं, लेकिन मेरी पवन मुद्रा और प्लाज्मा का घर्षण तुम्हारे इस लोहे को पिघला देगा। आर्यन ने अपनी तलवार को अपनी हथेली में घुमाया और बिजली की रफ्तार से मीनार की ओर बढ़ा। लोहक्रूर की जंजीरें हवा में किसी भूखे नाग की तरह लहरा रही थीं। हर बार जब वे आर्यन के सूर्य कवच से टकरातीं, एक तीखी आवाज और नीली चिंगारियां निकलतीं। छायालोक की काली हवा आर्यन की शक्ति को सोखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन का संकल्प अब अटूट था। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 29। लोहे का पिघलना, द मेल्टिंग ऑफ आयरन। तुम्हारी गति अच्छी है बालक, लोहक्रूर अपनी भारी आवाज में गरजा। लेकिन लोहे की इन जंजीरों का अंत नहीं है। ये तुम्हारी हड्डियों को पीसकर ही दम लेंगी। उसने अपनी जंजीरों को एक चक्रवात की तरह घुमाया। पूरा इलाका काली धूल और लोहे की कड़ियों से भर गया। आर्यन के पास बचने की जगह कम होती जा रही थी। समीर और ज़ारा पास ही खड़े थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे बीच में आए तो लोहक्रूर की ऊर्जा सोखने वाली जंजीरें उनकी बची कुची शक्ति भी छीन लेंगी। आर्यन, इसके केंद्र पर वार करो, ज़ारा चिल्लाई। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने महसूस किया कि लोहक्रूर का लोहा ठंडा है, लेकिन उसका घमंड बहुत गर्म। उसने अपनी तलवार ज्वालामुख को उल्टा पकड़ा और प्लाज्मा की शक्ति को तलवार की धार पर एक पतली फिल्म की तरह फैला दिया। अग्निकला, घर्षण विस्फोट, फायर आर्ट, फ्रिक्शन ब्लास्ट। आर्यन सीधा उस लोहे के चक्रवात के अंदर कूद गया। जैसे ही जंजीरें उसकी तलवार से टकराईं, आर्यन ने अपनी गति को और बढ़ा दिया। वो इतनी तेजी से घूमने लगा कि लोहे और प्लाज्मा के बीच होने वाले घर्षण ने सफ़ेद रोशनी पैदा कर दी। कड़क, कड़क, पिघल। जंजीरें लाल होकर पिघलने लगीं। लोहक्रूर की आंखों में पहली बार डर दिखा। नहीं,
मेरा अंधकार लोहा कभी नहीं पिघल सकता। हर धातु का एक पिघलने वाला बिंदु होता है, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। और मेरी आग की कोई सीमा नहीं है। आर्यन ने अपनी तलवार से एक आखिरी प्रहार किया। पिघला हुआ लोहा लोहक्रूर के भारी शरीर पर ही जा गिरा, जिससे उसका कवच उसके शरीर से ही चिपक गया। वो दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पहली मीनार का विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया। तभी मीनार के भीतर के अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। ये कोई योद्धा नहीं था, बल्कि एक आवाज थी जो सीधे आर्यन के दिल तक पहुंच रही थी। आर्यन, भाग जाओ यहां से, वो तुम्हें मार डालेगा। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। ये उसकी माँ की आवाज थी। वो कमजोर थी, लेकिन उसमें वही ममता थी जिसे वो बरसों से तरस रहा था। माँ! आर्यन बिना सोचे समझे मीनार के अंदर भागने लगा। आर्यन, रुको! ये एक जाल हो सकता है, समीर चिल्लाया, लेकिन आर्यन तब तक अंधेरे गलियारों में गायब हो चुका था। मीनार की दीवारों पर हजारों आंखें उभरी हुई थीं, जो आर्यन को देख रही थीं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उससे अलग होने की कोशिश कर रही है। मीनार के भीतर का अंधेरा सामान्य नहीं था, यह सघन था, जैसे कोई तरल पदार्थ। आर्यन अपनी माँ की आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों पर दौड़ रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसकी अपनी परछाई भारी होती जा रही थी। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 30, स्वयं से युद्ध, द शैडो रिफ्लेक्शन। आर्यन जैसे ही मीनार के मध्य कक्ष में पहुंचा, मशालें अपने आप जल उठीं, लेकिन उनकी रोशनी नीली नहीं बल्कि बैंगनी और ठंडी थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण, मिरर लगा था। जैसे ही आर्यन उस दर्पण के सामने रुका, उसकी परछाई दर्पण से बाहर निकल आई। वो बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथों में काली अग्नि धधक रही थी। तुम यहाँ अपनी माँ को बचाने आए हो? उस परछाई ने आर्यन की ही आवाज में कहा, लेकिन स्वर में एक भयानक कड़वाहट थी। सच तो ये है कि तुम सिर्फ अपने अपराधबोध, गिल्ट से भाग रहे हो। अगर तुम उस रात ताकतवर होते तो तुम्हारे पिता जिंदा होते। चुप रहो, तुम मेरा भ्रम हो। आर्यन ने अपनी तलवार ज्वालामुख निकाली और हमला किया, लेकिन परछाई ने बिल्कुल वही चाल चली। जब तलवारें टकराईं तो कोई धातु की आवाज नहीं आई, बल्कि एक दर्दनाक मानसिक टीज उठी। आर्यन जो भी हमला करता, उसकी परछाई उसे पहले से जानती थी। मैं तुम्हारा भ्रम नहीं, मैं तुम्हारा अंधेरा हूं, प्रतिबिंब ने हंसते हुए कहा और आर्यन के सीने पर काली आग से प्रहार किया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। सूर्य कवच की चमक फीकी पड़ने लगी थी। उसे समझ आया कि वो शारीरिक बल से खुद को नहीं हरा सकता। यह युद्ध तलवारों का नहीं, इच्छा शक्ति का था। तभी उसे बुढ़िया का दिया हुआ वो काला पत्थर याद आया। उसने पत्थर को छुआ और उसे महसूस हुआ कि ये पत्थर अंधेरे को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए था। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम ये क्या कर रहे हो? लड़ो मुझसे, प्रतिबिंब चिल्लाया और अपनी काली तलवार आर्यन के गले की ओर ले गया। आर्यन नहीं हिला। तुम मेरी कमजोरियां हो, मेरा डर हो। मैं तुम्हें मिटा नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन मैं अब तुमसे डरूंगा भी नहीं। जैसे ही आर्यन ने अपने डर को स्वीकार किया, वो परछाई जम गई। काली तलवार आर्यन के गले को छूने से ठीक पहले धुएं में बदल गई। प्रतिबिंब धीरे धीरे आर्यन के शरीर के अंदर समा गया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अब दोगुनी हो गई है। उसने अपने प्रकाश और अंधकार दोनों को संतुलित कर लिया था। अचानक कमरे की पिछली दीवार ढह गई। वहां एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे शून्य मीनार साफ दिखाई दे रही थी। वहां एक जंजीरों से बंधी महिला खड़ी थी, जिसकी सफेद पोशाक अंधेरे में चमक रही थी। माँ! आर्यन की आवाज भर्रा गई, लेकिन तभी एक ठंडी हंसी पूरे कमरे में गूंजी। अद्भुत! तुमने खुद को जीत लिया, लेकिन क्या तुम द्वितीय सेनापति के मायाजाल को भी जीत पाओगे? कमरे के कोनों से हजारों जहरीली मकड़ियां बाहर निकलने लगीं और फर्श एक दलदल में बदलने लगा। अध्याय 30 का अंत। अध्याय 31 की झलक। द्वितीय सेनापति, मायाजाल, द इल्यूजनिस्ट। ज़ारा और समीर भी मीनार में प्रवेश करते हैं, लेकिन वे एक अलग ही मायावी दुनिया में फंस जाते हैं। क्या आर्यन उन्हें बचा पाएगा?